आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कुंभ, महाकुंभ और फेक प्रोपेगेंडा। कुंभ का समापन हो गया और कुंभ के समापन पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया वो बहुत ही मजेदार है और इंटरेस्टिंग है और एकदम मिथ और मिथ्या से भरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से कुंभ हो रहा है। हिंदुस्तान में लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा नहीं था, उसके पहले से कुंभ हो रहा है। कुंभ में लोग नहाने तब भी आते थे जब देश गुलाम था और कुंभ में लोग नहाने तब भी आते थे जब मुगलों का शासन था। अगर कुंभ में नहाने से अगर स्वतंत्रता आती है तो मुगलों के जमाने में तो जनता स्वतंत्र हो चुकी थी। सैकड़ों साल से अगर कुंभ मनाया जा रहा है तो सैकड़ों साल पहले ही जनता आजाद हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी ने एक जिसे कहें कि आ, गलत बयानी करते हुए एक ब्लॉग लिखा है और ये सारी बातचीत मैं उस ब्लॉग पर ही केंद्रित रखूंगा। उन्होंने उसका शीर्षक दिया है जो कि दैनिक भास्कर में छपा, मैंने वो ब्लॉग देखा नहीं है। एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। अरे अरे, कुंभ तो बार बार होता है तो कितनी बार युग परिवर्तन होगा। नेहरू के जमाने में भी कुंभ हुआ, नेहरू के पहले अंग्रेजों के जमाने में भी कुंभ हुआ, इंदिरा गांधी के जमाने में भी कुंभ हुआ, नरेंद्र मोदी के जमाने में भी कई कुंभ हो गए। ये इसी कुंभ में युग परिवर्तन की आहट क्यों है? इसके पहले नरेंद्र मोदी को याद नहीं था कि कुंभ आया है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी कुंभ था, लेकिन वो कुंभ में नहाने नहीं गए। अमित शाह नहाने नहीं गए। ये तमाम किस्म के जो कारपोरेट हाउस के जो बड़े बड़े मालिक हैं जो कि नरेंद्र मोदी के पॉकेट का हिस्सा है। मेरा इशारा मुकेश अंबानी और अदानी की तरफ है, गौतम अदानी की तरफ। ये कभी कुंभ नहाने नहीं गए। क्यों गए ये लोग कुंभ नहाने? इसलिए नहीं कि इनके अंदर धार्मिक श्रद्धा थी, बल्कि इसलिए कि इनको इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद था। कुंभ कभी भी राजनीतिक मकसद की पूर्ति के लिए आयोजित नहीं किया गया। कुंभ पहले भी कभी भी आर्थिक इजारेदारी के विस्तार के लिए आयोजित नहीं किया गया। कुंभ से पहले भी कभी किसी भी कंपनी ने, सरकार ने मुनाफा नहीं कमाया। पहली बार एक युग परिवर्तन हुआ कि कुंभ को मुनाफे का स्रोत बनाया गया और इसमें सबसे अधिक नुकसान हुआ जनता का और सरकारी संपत्ति का। तो अगर एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है तो हम दो सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं। वो जरा अपने पूरे स्टाफ को लगाएं और गिनती करके बताएं कितनी बार कुंभ हो चुका है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के बाद में कितनी बार कुंभ हो चुका है? क्या जितनी बार कुंभ होता है युग परिवर्तन होता है? या सारे युग परिवर्तन तभी हो रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी जाके स्नान कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी जिसमें रुचि ले रहे हैं? क्या गोलवरकर के रहते हुए कुंभ नहीं हुए थे? क्या गोलवरकर के बाद जब बाला देवरास आए और दूसरे लोग आए तो उनके रहते हुए कुंभ नहीं हुए? ये किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? नहीं। कुंभ का इस तरह से
अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कभी किसी राजनीतिक नेता ने नहीं किया। और यह सबसे बड़ी चिंता की चीज है। कुंभ में जाएंगे तो पॉलिटिकल इंटेंशन और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, काशी नहाने जाएंगे लोग, विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे लोग तो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, संगम नहाने जाएंगे तब पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने जाएंगे, उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने जाएंगे तो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। ये हो क्या रहा है? कुंभ, संगम, तीर्थ, मंदिर, देवालय, ये सारे के सारे अब पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की जगह बना दिए गए। ये तीर्थ स्थान थे, ये पूजा की जगह थी, ये उपासना की जगह थी। और ये जो नरेंद्र मोदी का दावा है वो एकदम फेक दावा है। कुंभ एक रूटीन सांस्कृतिक इवेंट है, वो जनोत्सव है, उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। वो जनता की शिरकत, बृहत्तर शिरकत का पहले भी हिस्सा था, आज भी हिस्सा है। मैं शुरू में ही, कुंभ के शुरू में ही मैंने एपिसोड किया था और मैंने ये बात कही थी। कुंभ किसी भी राजनीतिक दल का राजनीतिक उद्देश्य के साथ में जुड़ा हुआ इवेंट नहीं है, लेकिन उसे इवेंट बनाया जा रहा है। कुंभ से कभी राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं होती, गंगा स्नान करने से राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं होती। ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए। अगर कुंभ नहाने से राष्ट्रीय चेतना जागृत होती तब तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो अंग्रेज आते ही नहीं, मुगल आते ही नहीं, जनता तो पहले ही कुंभ जाती थी। तो मुगलों का शासन कैसे आया यहां? अंग्रेजों की गुलामी क्यों आई यहां? इतनी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली कुंभ में नहा लीजिए और आजादी पा लीजिए। ये तो सस्ता सौदा हो गया आजादी प्राप्त करने का। आजादी प्राप्त करने के लिए आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फ्रीडम नहीं चाहिए। आजादी प्राप्त करने के लिए आपको अदालतों में स्वतंत्रता नहीं चाहिए। आजादी प्राप्त करने के लिए आपको संसद में स्वतंत्रता नहीं चाहिए। अगर आजादी प्राप्त करनी है तो आप कुंभ में नहा लीजिए और घर जाइए, अब आप स्वतंत्र हो गए। गजब स्वतंत्रता का मंत्र है ये। नरेंद्र मोदी से एक सामान्य सी चीज, ये प्रश्न है हमारा, और नरेंद्र मोदी के जो चंगू मंगू है जो फेसबुक पर रहते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, वो जवाब दे इस बात का। कहां लिखा हुआ है कुंभ स्वतंत्रता का संदेश देता है? कहां लिखा हुआ है? कहीं किसी भी शास्त्र में, हमारे जो शास्त्र है जिन्होंने के ये कुंभ के प्रावधान किए, वे शास्त्र स्वतंत्रता की बात नहीं करते। कुंभ आपकी गुलामी की मानसिकता से आपको मुक्त नहीं करता। हिंदुस्तान ऑलरेडी फ्री है, हिंदुस्तान गुलाम नहीं है। कुंभ नहीं भी होता तब भी हिंदुस्तान गुलाम नहीं हो सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका है। हिंदुस्तान के नागरिक स्वतंत्र नागरिक है, वे गुलाम नहीं है। अगर हम तर्क के लिए नरेंद्र मोदी की बात मान लें कि कुंभ, जैसा कि उन्होंने कहा है, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं उसका। उन्होंने लिखा है, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। अब ये हर चीज में यज्ञ। नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए वो महायज्ञ क्यों कह रहे हैं इसे। अरे जनता को तो पीने के लिए पानी मुश्किल हो गया, वहां यज्ञ के लिए तो हवन चाहिए, कुंड चाहिए, तमाम किस्में शुचि शुरुआ चाहिए, यज्ञ की आहुतियों के लिए सामग्री चाहिए।
वहां तो लोगों को एक सामान्य चाय नहीं मुयसर थी। हमने तो यज्ञ करते हुए लोग नहीं देखे उस महायज्ञ में। स्नान को आप महायज्ञ कह के, इसे कहते हैं भाषा का, धार्मिक भाषा का दुरुपयोग, कर्मकांड की भाषा का दुरुपयोग। एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने कुंभ में देखा। लगता है नरेंद्र मोदी पहली बार कुंभ देख रहे हैं। मैं कब कब कुंभ होता है, कैसे कुंभ होता है, इसके डिटेल्स में नहीं ले जाऊंगा आपको। आप कोई भी पंचांग उठाइए, आपको पंचांग में पता चल जाएगा कि कुंभ कब कब होता है। आप गूगल में जाइए, आपको पता चल जाएगा कुंभ कितने वर्ष बाद आता है। तो गुलामी से मुक्त होने का तो बड़ा मतलब सरल उपाय है ये। बेकार में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाधीनता की लड़ाई लड़े, हजारों किसानों ने अपनी कुर्बानियां दी, हजारों मजदूरों ने कुर्बानियां दी, वो सब बेवकूफ थे, उन्हें कुंभ में नहाना चाहिए था। गुलामी की मानसिकता के लिए लड़ने के लिए जरूरी है कि आपके पास में कुंभ की मानसिकता नहीं, राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले की मानसिकता होनी चाहिए। गुलामी की मानसिकता से लड़ने के लिए आपके पास में अंबेडकर का विजन और दृष्टिकोण होना चाहिए। शंकराचार्य के दृष्टिकोण से और संत महंतों के दृष्टिकोण से आप गुलामी की मानसिकता से निकल नहीं सकते। आपने तो कुंभ में एक रैशनल किस्म का प्रोग्राम नहीं कराया, और किसी भी रैशनल किस्म के प्रोग्राम के लिए जगह देना आपके बस की है ही नहीं, क्योंकि आपकी वो चिंता का हिस्सा नहीं है। वहां कोई रैशनल डिस्कोर्स की जगह नहीं है। आप उस व्यक्ति को पसंद ही नहीं कर सकते। आज दयानंद सरस्वती होते और वो कुंभ जाते हो, कहते मैं शास्त्रार्थ का आह्वान करता हूं, तो आप तय मानिए दयानंद सरस्वती यूएपीए में बंद होते। दयानंद सरस्वती ने कुंभ में जाके कुंभ की धारणाओं का और सनातन धर्म की धारणाओं का खंडन किया था। कुंभ का स्नान एक सामान्य सांस्कृतिक इवेंट है जिसमें कि जनता बिना बुलाए आती है। नरेंद्र मोदी की बात सुनिए पहले, फिर आप मेरी बात सुनिएगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मां गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूं। हम पूछना चाहते हैं, जो लोग कुंभ में भगदड़ में मारे गए, क्या उनकी मौत के लिए भी नरेंद्र मोदी क्षमा प्रार्थी है कि नहीं है? उन्होंने दुख व्यक्त किया था। क्या मरे हुए लोगों की जिम्मेदारी, चाहे वो एक आदमी मरा हो, चाहे वो एक से अधिक लोग मरे हों, सवाल संख्या का नहीं है। 4 बार आग लगी है कुंभ में। बड़े पैमाने पर रेलवे से लोगों ने बिना टिकट यात्राएं की है, इससे सरकार का नुकसान हुआ है। किसके खाते में ये चीज लिखी जाएंगी? प्रशासन के खाते में लिखी जाएंगी ये। नरेंद्र मोदी और योगी के खाते में लिखी जाएंगी ये चीजें, और किसी के खाते में नहीं लिखी जाएंगी। बेहतर तो ये होता कि नरेंद्र मोदी अपने इस ब्लॉग में लिखते कि कुंभ में जो लोग भगदड़ में मारे गए, मैं उनकी आत्मा के शांति की कामना करता हूं और मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि नरेंद्र मोदी इग्नोर करना जानते हैं। जो चीज उनके खिलाफ जाती है उसको वो दर्ज नहीं करते। जैसे कुंभ बार बार होता है तो इसे वो दर्ज नहीं करते, ऐसा बता रहे हैं जैसे कि पहली बार कुंभ हुआ है। नरेंद्र मोदी के पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं। अगर पहले कुंभ हुआ था तो कुंभ से गुलामी की मानसिकता से देश आजाद क्यों नहीं हुआ? कुंभ के नाम पर जो एक खास तरह का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा विकसित किया, कुंभ का देश की एकता और विखंडन से कोई संबंध नहीं। जो इसमें शामिल नहीं हुए वो क्या देश के विखंडनकारी हैं? जम्मू कश्मीर से लोग नहीं आए, साउथ से मैक्सिमम लोग नहीं आए, नॉर्थ के कुछ राज्यों के सबसे अधिक लोग आए, कुछ राज्यों से बिल्कुल नहीं आए। मैं मथुरा में रहता हूं और कुंभ जब हो रहा था मथुरा में ही था। मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मथुरा की कम से कम नहीं तो 80% आबादी कुंभ में नहीं गई। हाँ, 20%, 15% के बीच में लोग गए। ठीक यही हाल दिल्ली का है। क्या करेंगे आप? कौन लोग हैं ये? नरेंद्र मोदी के अगर आंकड़े माने और योगी के आंकड़े माने कि 65 करोड़ लोग कुंभ में नहाए, तो हिंदुस्तान की आबादी तो अभी 160 करोड़ के करीब है। तो 100 करोड़ के करीब आबादी तो कुंभ में गई नहीं। कहां रखेंगे इस आबादी को? गुलाम मानसिकता में या स्वतंत्रता की मानसिकता में? इससे भी बड़ी चीज जिसका कि नरेंद्र मोदी जवाब दे। जो लोग कुंभ में नहा के आए अगर वे गुलाम मानसिकता से मुक्त हो गए हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को अपनी गुलामी से मुक्त करने के लिए तैयार हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ आंदोलन, ये देने के लिए तैयार है? कुंभ में जाने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ में आंदोलन करने की स्वतंत्रता नहीं है। आप दिल्ली से बस लेकर कुंभ जा सकते हैं, लेकिन पंजाब से बस लेकर आप दिल्ली में आंदोलन करने नहीं आ सकते। कमाल है। ये कैसी मानसिकता है? नरेंद्र मोदी अगर कुंभ गुलामी की मानसिकता से मुक्त करता है तो कम से कम इतना तो सीख लो, अपने आचरण में लाओ कि इलाहाबाद जिस तरह से लोग फ्री गए, उसी तरह फ्री अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी कलेक्टिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी कलेक्टिव सांस्कृतिक राजनीतिक और भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए दिल्ली में जमा हो सके। किसानों को अभी तक, जो हिंदुस्तान की आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा है, उनको दिल्ली में आने की परमिशन नहीं मिली कि वो दिल्ली में अपना धरना भी कर सके। तो यह कैसी कुंभ ने गुलामी की मानसिकता मुक्त किया है? नरेंद्र मोदी तो कुंभ में नहा के आए हैं, योगी कुंभ में नहाए हैं, अमित शाह कुंभ में नहाए हैं। तो कम से कम देश को तो कुंभ में नहाने वालों को, शासकों को गुलामी की मानसिकता से और गुलामी की जकड़बंदी से मुक्त करना चाहिए। खाली जनता को बोलने के लिए कुंभ का मतलब गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, ये फेक आर्गुमेंट, ये फेक प्रोपेगेंडा लोकतंत्र की और धर्म की न तो हिफाजत करता है, न धर्म और लोकतंत्र के प्रति आस्था पैदा करता है। एक अन्य चीज, और जो बड़ी चीज है, नरेंद्र मोदी कहते हैं आजादी के बाद भारत की शक्ति के विराट स्वरूप को आज हमने जाना होता और इस शक्ति को सर्जन हिताय, सर्जन सुखाय की ओर मोड़ा होता, तो ये गुलामी के प्रभावों से बाहर निकलने में भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए।
हर सरकार ने, उनकी भी सरकारों ने इसके पहले कुंभ के आयोजन की है और कुंभ के आयोजन में प्रशासन ने सक्रिय भूमिका अदा की है। वो सरकार चाहे किसकी भी हो, हर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की ये काम करती रही है। वो नेहरू के जमाने में किया, नेहरू के पहले के जमाने में किया, इवन मुगलों के जमाने में किया, लेकिन देश गुलामी से नहीं निकला। अभी भी देश गंगा में नहा आया, संगम में नहा के आया, गुलामी की मानसिकता से निकलने में उसे अभी भी बरसों लगेंगे। क्यों? क्योंकि कुंभ में नहाने से, संगम में नहाने से लोगों के अंदर स्वतंत्रता की फीलिंग नहीं आती। स्वतंत्रता की फीलिंग कोई गंगा जल नहीं है जिसे पीने से, या संगम का जल नहीं है जिसे पीने से आदमी के अंदर स्वतंत्रता के विचार पैदा हो जाएं। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो सारे गंगा में नहाने वाले लोग फ्रीडम फाइटर होते। नहीं, ये जो है ना, ये इस तरह की जो फेक आर्गुमेंट है, वो प्रधानमंत्री के लेखन से अच्छे नहीं लगते। एक अन्य चीज, प्रधानमंत्री ने कहा है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है, उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक पर्व से जुड़ी। हम बहुत ही विनम्रता से कहना चाहते हैं कि जिसे कुंभ में जाना है वो जाए, जिसे न जाना है न जाए। कुंभ में जाने का प्रश्न आस्था का प्रश्न नहीं है। ये तो मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात हो गई कि हम तो आस्था की बात करते रहे, हम तो हर चीज को आस्था से जोड़ते रहे, कुंभ को भी आस्था से जोड़ेंगे। कुंभ में जाने का प्रश्न आस्था का प्रश्न नहीं है, ये लोगों की ये संस्कार और आदत का प्रश्न है। लोगों के संस्कार ऐसे हैं कि उन्हें कुंभ में नहाना, माघ पूर्णिमा पर नहाना, अमावस्या पर नहाना, एकादशी को व्रत करना, ये एक पुरानी आदत है। और उस आदत, वो आदतें, व्यवस्थाएं बदल जाए, विचारधारा बदल जाए शासन की, वो आदतें नहीं जाती, आसानी से नहीं जाती। बहुत सारे लोगों की चली गई आदतें। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मान लें, वैसे तो ये 65 करोड़ का आंकड़ा सही नहीं है। अगर मान भी लें कि 65 करोड़ लोग गए, तो तकरीबन 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि कुंभ में नहीं गए। तो क्या हम ये मान लें जो लोग कुंभ में नहीं गए उनसे कुंभ का पर्व अपने को जोड़ नहीं पाया? नरेंद्र मोदी खुद देख लें, उनकी ट्वीट को कितने लोग फॉलो कर रहे थे, कुंभ की ट्वीट को। नरेंद्र मोदी को चंटू मंटू है, उनकी ट्वीट को कितने लोग फॉलो कर रहे थे, उनकी संख्या खाली देख ले जो कुंभ की ट्वीट है। नरेंद्र मोदी का जो ब्लॉग है, नरेंद्र मोदी का जो स्नान करते हुए फोटो है, उसको देख ले कितने लोगों ने फॉलो किया। नरेंद्र मोदी को उत्तर मिल जाएगा, हमारे आंकड़े बताने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी की ये जो भाषण की जो तमाम रिपोर्टिंग अखबारों में आती है और वो इंटरनेट पर रहती है, उसकी फॉलोइंग, उसको कितने लोगों ने पढ़ा और कितने लोगों ने शेयर किया, उसे देख ले। मैं बिल्कुल बिना देखे बोल रहा हूं, आत्मविश्वास के साथ में, उसकी संख्या 1 करोड़ के ऊपर नहीं जाती, सब कुल मिला के। जब नरेंद्र मोदी के लेखे को 1 करोड़ से अधिक लोग न फॉलो करते हैं, न छापते हैं, न उसका पढ़ते हैं, तो ये कैसा मतलब आस्था पर्व है जो कि जिसमें 140 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। एक इल्यूजन है नरेंद्र मोदी को, और वो इल्यूजन ये है कि हर चीज भव्य ढंग से करने से और हर चीज का प्रोपेगेंडा करने से, हर इवेंट का प्रोपेगेंडा करने से वो फिर सबके कानों में पहुंच जाती है। सब ने उसे मान लिया है, ये वो मानते हैं। आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो सब लोग मान रहे हैं। ये तर्क सही नहीं है। अगर अब सब लोग मान रहे हैं तो फिर मैं कह रहा हूं कि 165 60 करोड़ की आबादी, 160 करोड़ की आबादी अभी देश की, और उसमें से मात्र 65 करोड़ लोग गए। 100 करोड़ लोग देश नहीं जा पाए,
अभी कुंभ नहीं गए, और ये वे 100 करोड़ लोग हैं। इनमें शिक्षित भी हैं, इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, इनमें मिडिल क्लास के लोग भी हैं, इसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग भी हैं, इनमें बड़ी संख्या में गरीब लोग भी हैं। एक और चीज, नरेंद्र मोदी की आदत है कि वो राम मंदिर में क्या किया उसे अभी भूले नहीं है वो, अब ये कुंभ में क्या किया। वो ये कि नरेंद्र मोदी को एक चीज का अंदाजा नहीं है, और वो कहते हैं, उन्होंने लिखा भी अपने ब्लॉग में, कि ये कुंभ में इतने लोग कैसे आ गए, ये प्रोपेगेंडा से तो नहीं आ सकते, ये प्रचार से नहीं आते। नरेंद्र मोदी ये जान लें, और वैसे वो जानते हैं, कि आम जनता प्रचार से कम और पर्सनल कम्युनिकेशन से अधिक और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन से अधिक प्रभावित होती है। एक जमाने में जब मीडिया नहीं था तब भी लोग कुंभ आते थे, और उनको मालूम था, अभी भी ऐसे लोग हैं, आप जाइए मंदिरों में, लोगों को मालूम नहीं है वो पंचांग नहीं देखते, लेकिन उनको मालूम है किस दिन एकादशी होती है, किस दिन पूर्णमासी होती है, वो लोग जानते हैं, क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन से उनकी नॉलेज बढ़ती रहती है। पर्सनल कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं वो हर युग में सक्रिय रहे हैं, वो आधुनिक युग में भी हैं, वो गायब नहीं हो गए, बल्कि और ज्यादा पावरफुल हो गए। तो जनता क्यों आई? वो इसलिए नहीं आई कि नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, उसमें नरेंद्र मोदी के आह्वान की, नरेंद्र मोदी के विज्ञापन की छोटी सी भूमिका है, लेकिन बड़ी भूमिका यह है कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क का विस्तार हुआ है। पर्सनल कम्युनिकेशन का मास कम्युनिकेशन में कन्वर्जन तेजी से बढ़ा है, और इसने लोगों के आवागमन को इजी और गतिशील बनाया है, लोगों की इवेंट में शिरकत को इसने बढ़ाया है। और ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जो कि समाज में चल रही है, वो नरेंद्र मोदी के पैदा होने से पहले से चल रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उसके पहले से चल रही है, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले से चल रही है। नरेंद्र मोदी ये इल्यूजन दिमाग से निकाल दें कि उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उसकी वजह से इतने लोग आ गए, और वे लोग जो इस प्रभाव में कि नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा से ये जनता इतनी वहां पहुंची है, वे दिमाग से निकाल दें। परंपरागत कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, इन तीनों के बीच तेजी से जो अंतर क्रियाएं चलती रही हैं, उसने जनता को मोबिलाइज करने में बड़ी भूमिका अदा की। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर सरकारी प्रोपेगेंडा की उसमें एक सीमित और बहुत छोटी भूमिका है। सरकार प्रोपेगेंडा नहीं करती तब भी लोग सरकार अनेक तीज त्योहार का प्रोपेगेंडा नहीं करती। सामान्य से किसी भी तीज त्योहार पर आप मेरे शहर मथुरा आइए, आपको वृंदावन में 30-30, 40-40 लाख लोगों का जमघट दिखाई देगा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। क्यों? क्योंकि वही ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन के बीच की जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप इतनी पावरफुल है कि उससे लोग संचालित होते हैं। उसमें सरकार की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री कोई भूमिका नहीं। तो नरेंद्र मोदी इस यश को अपनी अंटी में डालने की कोशिश न करें। ये यश अगर किसी को जाता है तो ट्रेडिशनल कम्युनिकेटरों को जाता है, जो कि मास कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन के टूल्स का इस्तेमाल करते रहे। आज कोई भी सन्यासी वो मोबाइल के बिना बात नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मोबाइल से कम्युनिकेशन तेज होता है, उसके बोलने से उतना तेज नहीं होगा। बोलेगा मोबाइल के जरिए ज्यादा जल्दी जाएगी, ज्यादा लोगों तक जाएगी, ज्यादा चेलों तक जाएगी, ज्यादा उसके अनुयायियों तक जाएगी। और अगर उसने यूट्यूब पर या फेसबुक पर या गूगल पर लिख दिया है, एक और चीज, ये जो गूगल है जिसके जरिए सब लोग सर्च करते हैं, तो गूगल भी अब पंचांग की तिथियों की सूचनाएं, तीज त्योहारों की सूचनाएं, इनकी सूचनाएं संप्रेषित करता है, और रियल टाइम में 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले संप्रेषित करता है। उससे भी लोग प्रभावित होते हैं और जाते हैं।
इसलिए ये इल्यूजन नहीं रखना चाहिए कि योगी ने इतना सफल आयोजन किया जिसकी वजह से करोड़ों लोग आ गए। नहीं, ये गलतफहमी है। ये गूगल को कम करके देखना है। ये टेली कम्युनिकेशन को और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन को कम करके देखना है। कुंभ में 65 करोड़ लोगों का पार्टिसिपेशन, जो कि एकदम फेक है, मैं माने ले रहा हूं कि 65 करोड़ लोग आए होंगे, तो 65 करोड़ लोगों का आना ये ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी ताकत का इजहार है कि टेली कम्युनिकेशन से भी का सहयोग लेकर ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन ने कुंभ जैसे आयोजन को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और यही कुंभ की ही नहीं, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन की, जो कि धर्म की प्राण शक्ति है। धर्म की प्राण शक्ति शास्त्र नहीं है। धर्म की प्राण शक्ति ये आयोजन नहीं है। धर्म की प्राण शक्ति है परंपरागत संप्रेषण। और परंपरागत संप्रेषण का ये पंडित, पुजारी, संत, महंत, ज्योतिषी, ये तमाम लोग, और अब इन सबका जो पुरखा है, बड़ा दादा है, वो है गूगल। तो गूगल का कम्युनिकेशन बहुत ही विस्फोटक कम्युनिकेशन है, और यह कम्युनिकेशन बहुत ताकतवर कम्युनिकेशन है, और इसने जनता को मोबिलाइज करने में सेंट्रल इसकी भूमिका रही है। नरेंद्र मोदी की इसमें सेंट्रल भूमिका नहीं है। योगी की इसमें अगर किसी एक को धन्यवाद देना हो, अगर वह घटना घटी रियल टाइम में कोई चीज, तो उसका रियल टाइम में समाचार अगर कहीं आया तो वो इंटरनेट पर आया। मैं नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी को इतनी जल्दी खबर मिली कि नहीं मिली, लेकिन रियल टाइम में इंटरनेट पर वो खबर आई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो घटना देखी उसे तत्काल अपने मोबाइल से उसे लोड करके गूगल में अपलोड कर दिया। कौन सी चीज है जो जनता को इतनी बड़ी संख्या में मोबिलाइज करने में सफल रही? हिंदुस्तान के अब तक के सारे रिकॉर्ड मोबिलाइजेशन के ब्रेक किए, वह है इंटरनेट। और इस इंटरनेट की बैकबोन है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, जिसको कि इंटरनेट ने आर्टिकुलेट किया हुआ है। और यही वजह कि इंटरनेट में पंचांग भी है, इंटरनेट में संत महंत भी है, इंटरनेट में अब मोदी भी है, योगी भी है, अखिलेश भी है, राहुल गांधी भी है, खड़गे भी है, सब है। कौन है इनका संचालक? इंटरनेट। तो कुंभ को सफल बनाने में जिसकी भूमिका है वो है इंटरनेट और गूगल, बाकी योगी और मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।